नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो सॉल्यूशन था, पहला वाला पेपर बाल विकास वाला, उसका सॉल्यूशन देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और जो पेपर था वो आपका 30 अक्टूबर को, दोनों ही पेपर जो है वो हुए थे, 30 अक्टूबर सन 2020 को। तो आज हम देख रहे हैं सेकंड पेपर जो है आपका सॉल्यूशन। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपका द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर 2020। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी है, केवल हम बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर ही देखेंगे, बाकी अति लघु लघु आप स्वयं से लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है उसमें। तो सबसे पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था आपका कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन जो है वो किसका है। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, स्किनर, जैक्सन, क्रो एंड क्रो या वॉटसन। तो आपका यहाँ पर स्किनर सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है B.F. स्किनर। इन्हीं के द्वारा अधिगम की जो परिभाषा है वो दी गई थी, उसी में इनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। वुडवर्थ की भी एक डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे अभी आपको और भी पेपर देने हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, तो वहां आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है संप्रेषण जो है उसका कार्य जो है वो है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना। तो आप कहेंगे लगभग लगभग सारी चीजें संप्रेषण आती हैं इसमें। कम्युनिकेशन क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये तीनों चीजें आती हैं, तो आपका उपर्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है आपका कि क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल जो है वो किस पर देता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, अनुकरण पर, आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, करके सीखने का या गृह कार्य का। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा वाला आदर्श पाठ नहीं, तीसरा वाला करके सीखना जो है ये सही हो जाएगा। देखिए क्रियाशीलता होता क्या है, या क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो इसका अर्थ होता है करके सीखना। और ये जो सिद्धांत होता है वो बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत होता है, जिसमें सीखने वाले का पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो होता है। जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, तो जैसे कि कुछ साइकिल से, या आप सभी में से कुछ साइकिल से विद्यालय आते हैं, और उसे आपने कैसे सीखा है। सबसे पहले आपने साइकिल को पकड़ना सीखा, फिर धीरे धीरे पैडल मारना सीखा, फिर उसे चलाने में कई चोटें भी आई, और लास्ट में आप साइकिल को सीख गए। तो ये सारी चीजें कैसे प्रक्रिया हुई, करके आपने सीखा। तो यही क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो कहता है। और इसमें सबसे प्रमुख नाम देखने को मिलता है फ्रोबेल का। फ्रोबेल के अनुसार बालक कार्य करके ही सीखते हैं, और क्रिया द्वारा सीखना, स्थायी सीखना जो है उसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर है आपका चौथा। तो चौथा प्रश्न है आपका, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप जो है वो होता है। तो संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आपके मुख्यतः दो प्रकार से डिवीजन किया जाता है। एक आपका होता है शाब्दिक, और एक होता है आपका अशाब्दिक। अब जो शाब्दिक होता है इसमें भी आपके डिवीजन होते हैं। एक आपका होता है मौखिक, और एक होता है आपका लिखित। और जो ये आपका अशाब्दिक होता है इसमें भी आपका तीन प्रकार से डिवीजन होता है। जो आपका पहला इसमें डिवीजन होता है वो वाणी या आवाज द्वारा होता है, दूसरा आंख या मुद्रा द्वारा होता है, और तीसरा स्पर्श या छूकर होता है। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया कक्षा में संप्रेषण। तो आपका शाब्दिक तो प्रत्येक दशा में होता है। शाब्दिक में आप मौखिक है, लिखित है, इन सभी के द्वारा विचारों को प्रकट करते हैं, तो शाब्दिक तो आपका 100% होगा। अब अशाब्दिक की बात करें तो अशाब्दिक में दूसरे वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा, या दूसरे वाले प्रकार पर अगर आप ध्यान देंगे कि आंख और मुख मुद्रा से संप्रेषण, तो विद्यालय या कक्षा में आपका होता है आंख या मुद्रा से। बहुत से इशारों में भी चीजें समझाई जाती हैं, हाव भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो वो भी तो आपका इसमें आ रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन, शाब्दिक और अशाब्दिक, ये वाला ऑप्शन 2 वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न पांचवा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार सभी पेपर के मैं आपको आगे भी सॉल्यूशन कराता रहूं। और एक काम और अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा कि फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा जो है आप सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको आईडी मिल जाएगी बालाजी स्टडी अड्डा नेम से। उस पर पेपर जो भी आपका जिस भी दिन लगा हो उसकी फोटो भेज दीजिएगा, ताकि मैं पेपर का सॉल्यूशन सही समय पर आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं। और एक टेलीग्राम पर मैंने नंबर भी भेज दिया था, तो टेलीग्राम पर वहां पर आप उस नंबर पर भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको कन्वीनियंट हो वहां पर आप भेज सकते हैं पेपर। कोशिश कीजिएगा कि पेपर जल्द से जल्द आप भेज दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, आगमन विधि जो है इससे संबंधित सूत्र जो है वो कौन सा होता है। तो देखिए
चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका सही हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें होता क्या है, जो अध्यापक होते हैं उनको छात्रों के सामने पहले कोई जो भी टॉपिक है उससे संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं और फिर उन्हीं की सहायता से वो सिद्धांत और नियम को स्पष्ट करता है। सेम यही चीज आपकी किस में होती है, आगमन विधि में भी होती है। इसीलिए आगमन विधि में भी इसी सूत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचते हैं। यहां से एक प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये कि इसी सूत्र को विशिष्ट से जो सामान्य, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है दृष्टांत। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे आपसे पूछ लिया जाए, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना, इस सूत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना। देखते हैं आपका छठा प्रश्न, भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त युक्ति जो है यहाँ पर कौन सी होगी। अब यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन की संभावना बन सकती है, क्योंकि भाषा शिक्षण की तो अनेक युक्तियां होती हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा कौन सी उपयुक्त होगी, तो आप स्पष्टीकरण जो है इसे कह सकते हैं। क्योंकि केवल पर्यटन मात्र से आप भाषा नहीं सिखा सकते, ऐसा जरूरी है कि भाषा जो है अलग अलग जगह जाकर आप अलग अलग भाषाओं को सीख सकते हैं, पर स्वतः नहीं आती हैं। पर्यटन, यहाँ पर भाषा शिक्षण की बात की गई है, तो स्पष्टीकरण में क्या होता है, किसी भी वस्तु है, कोई विषय है, कोई घटना है, उसको अच्छी तरीके से जब समझाने की बात होती है तो हम उसे स्पष्टीकरण में लिख या रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, सौरमंडल आपको पढ़ाना है तो सौरमंडल का अर्थ, उनके ग्रह, तारों के समूह स्पष्ट करना, सारी चीजें किसमें आ रही है, स्पष्टीकरण प्रविधि में आती हैं। तो यहाँ पर अगर भाषा शिक्षण की बात करें तो वहां पर भी आपका वर्णमाला, उसके बाद शब्द समूह और भी बहुत सी सारी चीजें हैं भाषा में, मुहावरे, लोकोक्ति, तो सबको स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पष्टीकरण हो सकता है। बाकी ये सारी चीजें आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल आंसर जो है वो आपका वही मान्य होगा कि उनके द्वारा जो है वो क्या दिया जाता है। बाकी आपके अनुसार क्या होगा, आप भी कमेंट में अपने सभी आंसर बताइएगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है आपका, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र जो है वो कौन सा है। तो चार ऑप्शन थे, पूर्ण से अंश, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। यही आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होती है। प्रदर्शन युक्ति क्या होता है, जैसे आपका केमिस्ट्री वगैरह में, साइंस वगैरह में प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, मतलब पढ़ाने के बजाय आपको प्रैक्टिकल बेस्ड हो चीजें, वही सामने दिखाई जा रही हैं, वो यहाँ पर पूछा गया। तो वो किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक माध्यमिक स्तर और एक प्राथमिक स्तर। उच्च स्तर में आपका व्याख्यान वाली चीजें ज्यादा आ जाती है, तो वहां पर प्रदर्शन युक्ति इतनी जो है प्रभावकारी आप नहीं कह सकते। अब माध्यमिक और प्राथमिक में कौन सा हो सकता है, तो प्राथमिक स्तर को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर क्या होता है, अधिकतर आप चीज देखते हैं आपकी टीचिंग वगैरह भी लगती है, तो टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज्यादा यूज करने पर जोर दिया जाता है। चार्ट वगैरह से पढ़ाना, जो अलग से शिक्षण सामग्री होती है उसके उपयोग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं उस चीज को सामने देखें और उनका जो कंसेप्ट होता है, किसी भी चीज का कंसेप्ट एकदम स्टार्टिंग में जो है यानी कि प्राथमिक लेवल पर क्लियर किया जाता है। माध्यमिक पर बच्चे को चीजें समझ में आने लगती हैं और उसके बाद उसे चीजें आप रिटर्न में भी लिखा रहे हैं तो वो भी उसको समझ में आ रही, पर प्राथमिक स्तर पर ज्यादा आवश्यक आप कह सकते हैं प्रदर्शन युक्ति जो है वो हो सकती है। इंग्लिश में हम प्रदर्शन युक्ति को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो कहते हैं। और इसके बारे में अगर आपको एक लाइन लिखनी हो तो आप क्या कहेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का सबसे ज्यादा यूज जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवां प्रश्न है आपका, सहायक सामग्री का सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है किसमें, विज्ञान, गणित, भूगोल या उपयुक्त सभी में। तो देखिए, अगर यहाँ पर सर्वाधिक वर्ड ना यूज किया गया होता तो आप क्या करते हैं, सभी को टिक लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सहायक सामग्री का सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जा सकता है, तो विज्ञान, गणित, भूगोल में। आप साइंस में सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, साइंस में ही आपके प्रैक्टिकल, साइंस में ही सारी चीजें अधिकतर प्रैक्टिकल बेस्ड ही आप देखते हैं होती हैं, तो वहां पर आप सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। गणित में इतना नहीं कर सकते हैं, भूगोल में भी चीजों का यूज कर सकते हैं, गणित में होती हैं पर हालांकि उतनी नहीं होती हैं जितनी आप विज्ञान में कर सकते हैं। अब बाकी ये भी यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है कि उपर्युक्त सभी को भी सही माना जाए, क्योंकि यहाँ पर सहायक सामग्री में सभी में ही यूज की जाती है, पर यहाँ पर अगर एक वर्ड सर्वाधिक लगा हुआ है तब इस ऑप्शन को आप
टिक कर सकते हैं। देखते हैं आपका 10वां प्रश्न, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास जो है वो होता है समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा या कहानी द्वारा। तो आप क्या कहेंगे, जब भी कल्पना शक्ति की बात आए तब आप कहानी को हमेशा टिक करेंगे। यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता भी जो है वो होती है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा होता है। अगला है संप्रेषण के घटक जो है वो प्रेषक, संदेशग्राही या सभी। तो आप कहेंगे सभी होते हैं। कम्युनिकेशन मैंने ऊपर बताया आपको, संदेश भेज रहे हैं, संदेश को ग्रहण कर रहे हैं प्रेषक, ये सारी चीजें घटक के अंतर्गत इसमें आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो 4 ऑप्शन थे, यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, डी एलन। ये ध्यान रखिएगा, डी एलन जो है ये सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी सभी लोगों के साथ अवश्य कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग ने पेपर दिया है सभी तक सॉल्यूशन जो है वो पहुंच सके। तो अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा, आपके 15 बहुविकल्पी में से कितने क्या सही रहे और ओवरऑल आपका कैसा पेपर जो है वो रहा। अगला देखते हैं 13 प्रश्न, पाठ योजना का प्रथम बिंदु जो है वो कौन सा होता है? तो 4 ऑप्शन में इनमें से कौन सा सही होगा? 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। उद्देश्य कथन से कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि जो आपका लेसन प्लान बनता है उसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता हो किसी ने उद्देश्य कथन टिक कर दिया हो, पर नहीं। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाते हैं जहां पर छात्र समस्यात्मक हो जाता है, उसके नीचे आपका उद्देश्य कथन लिखा होता है कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में जो है वो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न आपका पहले आता है, उद्देश्य कथन उसके बाद में आता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला प्रस्तावना प्रश्न प्रथम बिंदु के अंतर्गत पाठ्य योजना के आ जाएगा। अगला है शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 1, 3, 2 या 4। तो आप क्या कहेंगे, टोटल 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका जिसे हम पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था होती है उसमें अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है, और कह सकते हैं पहले की अवस्था जो होती है कि जो शिक्षक होता है कक्षा में जाने से पूर्व करता है, इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। दूसरा आपका होता है अंतः प्रक्रिया अवस्था, इसमें अध्यापक और छात्र की अंतः क्रिया होती है, और अध्यापक जो है उसने जो शिक्षण के लिए जो नीतियां बनाई हैं उसी पर वो छात्रों को अवगत कराता है। और तीसरी आपकी होती है उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने किस हद तक चीजों को सीखा है। देखते हैं अपना अगला और लास्ट बहुविकल्पी है, दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी है? तो ग्रामोफोन सुनने से संबंधित है, चलचित्र, श्यामपट, लिंगवाफोन। तो आपका श्यामपट आप सभी जानते हैं, इसमें श्रव्य तो होता नहीं है, ये केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट आता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत यूज भी जो है वो किया जाता है। अब मैं आपको अति लघु सारे दिखा देता हूँ, यदि आपने पेपर नहीं दिया है, कि किस टाइप से आए थे। किन्हीं 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत, शिक्षण की 2 विशेषताएं, संप्रेषण से क्या आशय है, सहगामी शिक्षण की उपयोगिता, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य 2 लिखने थे, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है, प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है, बहुकक्षा शिक्षण की 2 समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के 2 कार्य, गणित किट के 4 उपकरण लिखने थे, अनुभूति से युक्त की ओर शिक्षण सूत्र, और सामूहिक संप्रेषण के 2 गुण। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता, उत्तम शिक्षण अधिगम, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर, तो इसी टाइप के सभी प्रश्न जो है वो आए थे। तो ओवरऑल आपका कैसा क्या पेपर हुआ और आपके यहाँ पर कितने बहुविकल्पीय सही हुए, कमेंट सेक्शन में सभी लोग अवश्य बताइएगा। और वीडियो अभी तक आप सभी लोगों ने लाइक ना किया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो का पेपर का सॉल्यूशन आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।